हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एलिगेंट क्लासेस। मैं कोमल दायमा आपको यहाँ पर इकोनॉमिक्स पढ़ा रही हूँ फॉर योर सीयूईटी एज वेल एज योर एग्जामिनेशन 12th बोर्ड एग्जाम, राइट। सो पिछले वीडियो में हमने इकोनॉमिक्स का पीवाईक्यूज का सेट 1 किया था, ठीक है। पीवाईक्यूज का सेट 1 किया था। आज हम सेट 2 करेंगे, ओके। आज हम क्या करेंगे? सेट 2 ऑफ पीवाईक्यूज, ठीक है। लेकिन देखिए, जैसे हम सब सिर्फ क्वेश्चन डिस्कस करते हैं वैसे हम नहीं करेंगे, ठीक है। मतलब देखिए, हर एक चैनल पर आपको ये क्वेश्चंस मिलते हैं, लेकिन वहां पर क्या होता है कि आपके साथ सिर्फ क्वेश्चंस डिस्कस किए जाते हैं, एग्जाम में यूज करने वाले ट्रिक्स नहीं बताए जाते। तो आज हम क्या करेंगे? आज हम कुछ ट्रिक्स यूज करेंगे, मतलब मैं आपको दिखाऊंगी कि आप कौन से क्वेश्चन पे कैसे ट्रिक्स लगा सकते हो ताकि आप एग्जाम क्लियर कर सको, ठीक है। और आप पर प्रेशर कम बना रहे, ठीक है। किसको कितना टाइम देना है, कहाँ पर आपको ज्यादा टाइम इन्वेस्ट नहीं करना है, ये सब आज हम देखेंगे, ओके फाइन। चलिए लेट्स स्टार्ट करते हैं, ठीक है। चलिए स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। So first question is economic variables such as national income and profits। इकोनॉमिक वेरिएबल्स होते हैं जैसे कि नेशनल इनकम, ठीक है, जैसे कि नेशनल इनकम एंड प्रॉफिट्स कैन बी क्लासिफाइड अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग हेड्स। इन्हें हम किसके हेड्स के अंडर क्लासिफाई कर सकते हैं? अभी हेड्स मतलब क्या है? अगर ऐसा क्वेश्चन पूछा है और आपको इसका मीनिंग नहीं समझ रहा है तो मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, ठीक है। ये क्या है? इकोनॉमिक्स है, ठीक है। ये क्या है? इकोनॉमिक्स है, ओके। और ये क्या है? माइक्रो, और ये है मैक्रो। तो माइक्रो और मैक्रो किसके हेड्स के नीचे है ऐसा पूछा गया, तो इसका आंसर होगा इकोनॉमिक्स। तो समझ गए आप लोग, हेड्स का मतलब क्या होता है कि वो किसके अंडर आते हैं, वो किसके अंडर आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर पूछा गया है कि इकोनॉमिक वेरिएबल्स जैसे नेशनल इनकम एंड प्रॉफिट्स ये किसके अंडर आते हैं, ठीक है। तो हम पहले ऑप्शंस देख लेते हैं, उसके बाद आपको इसका आंसर इजीली मिल जाएगा, फाइन। तो देखिए, स्टॉक कंसेप्ट मतलब क्या? स्टॉक कंसेप्ट का मीनिंग पता है आपको कि कोई भी चीज, ठीक है, कोई भी चीज जो एग्जैक्ट टाइम पर काउंट हो रही है, एग्जैक्ट टाइम पर काउंट होती है, ठीक है। एग्जैक्ट टाइम पर क्या होती है? काउंट होती है। इट्स द कॉम्बिनेशन ऑफ हिंदी एंड इंग्लिश, राइट। तो कोई भी चीज, एनीथिंग विच इज काउंटेड एट एग्जैक्ट टाइम, ठीक है, वो एग्जैक्ट टाइम पर काउंट होती है, उसे स्टॉक कंसेप्ट कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? स्टॉक कंसेप्ट कहते हैं। एंड फ्लो कंसेप्ट, जो कुछ समय बाद काउंट होती है, जो कुछ समय बाद काउंट होती है। ये इसका सिंपल मीनिंग है, ज्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं। दिस इज अ सिंपल मीनिंग ऑफ द क्वेश्चन, ठीक है। जो एग्जैक्ट टाइम में काउंट होती है वो है स्टॉक कंसेप्ट, और जो कुछ समय बाद काउंट होती है वो है फ्लो कंसेप्ट, ठीक है, वो है फ्लो कंसेप्ट। अभी आप देखिए, डिप्रिसिएशन का मतलब तो आप लोग जानते हो, मशीन जो खराब होती है या फिर उसका डिप्रिसिएशन हो जाता है। जो मशीन हम 10 साल पहले 2 रुपए में ला रहे थे, दिस इज एन एग्जाम्पल, डोंट टेक इट सीरियस। जो मशीन हम 2 साल पहले 10 साल पहले 2 रुपए में ला रहे थे, उसकी कीमत अब 58 हो चुकी है, ठीक है। उसकी कीमत अब 58 मतलब 50 पैसे, ठीक है। उसकी कीमत अब 50 पैसे हो चुकी है, ओके फाइन। इसे कहते हैं डिप्रिसिएशन, चीजों की वैल्यू गिर जाना, इसे कहते हैं डिप्रिसिएशन ड्यू टू यूज, ठीक है। एंड फाइनल गुड्स मतलब रॉ मटेरियल्स, अपने स्किल्स, ये सब लगाकर हम जब किसी चीज को तैयार करते हैं उसे फाइनल गुड्स कहते हैं, उसे हम फाइनल गुड्स कहते हैं, फाइन। तो अभी आपको देखना है कि कौन सी चीज यहाँ पर सही बैठती है। देखिए, ये मैं आपको इसलिए सिखा रही हूँ कि मैं ऐसा समझ रही हूँ आप कुछ नहीं जानते। तो अभी देखिए, नेशनल इनकम कितने साल बाद काउंट होती है? कितने साल का काउंट होता है? 1 साल का काउंट होता है, 1 ईयर। नेशनल इनकम 1 साल का काउंट होता है। और प्रॉफिट्स कितने दिन का काउंट होगा? कोई भी बिजनेस अगर हम स्टार्ट करेंगे तो हमें डायरेक्टली प्रॉफिट दिखते लगता है क्या? कम से कम 6 मंथ्स या फिर 1 ईयर लगेगा, ठीक है। 6 मंथ टू 1 ईयर तो लगेगा ही लगेगा, राइट, लगेगा इतना समय, समझ रहे हो। तो देखिए, कुछ समय बाद जो चीजें काउंट होती है वो फ्लो कंसेप्ट होती है। वो क्या होती है? फ्लो कंसेप्ट। तो सही आंसर क्या है? फ्लो कंसेप्ट इज द राइट आंसर, ठीक है। फ्लो कंसेप्ट इज द राइट आंसर, फाइन। समझ गए आप लोग? अभी इस क्वेश्चन का मेन मोटिव क्या है, ठीक है। मतलब मैंने आपको कहा था ना कि मैं आपको कुछ बताऊंगी, तो मैं क्या बताना चाहती हूँ, देखिए। अलाउ मी अ मिनट, थोड़ी सी जगह कर लेती हूँ यहाँ पर, इनको रब कर ओके फाइन। तो देखिए, मेन चीज हमें क्या देखनी है कि इस क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व किया जा सकता है, इस क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व किया जा सकता है। देखिए, अगर आपको स्टॉक कंसेप्ट क्या है और फ्लो कंसेप्ट क्या है ये पता है,
तो आप इसका आंसर 30 सेकेंड्स के अंदर दे सकते हो, 30 सेकेंड्स के अंदर दे सकते हो। आपने क्वेश्चन पढ़ा, फर्स्ट 2 ऑप्शन पढ़े, सेकंड ऑप्शन आपको सही लगा, आपने क्लियर कर दिया। थर्ड और फोर्थ का तो ऑप्शन का सवाल ही नहीं आता, क्योंकि वैसे भी इस क्वेश्चन से रिलेवेंट नहीं है। लेकिन ये हमें कब पता होगा, जब हमें कंसेप्ट एग्जैक्ट पता है कि नेशनल इनकम क्या है, प्रॉफिट क्या है, स्टॉक क्या है, फ्लो कंसेप्ट क्या है। ये अगर आप जानते हो तो आप 30 सेकेंड्स के अंदर इसका आंसर दे सकते हो, और गारंटीड ये है कि ये आंसर आपका गलत नहीं जाएगा। ठीक है, गारंटी क्या है कि ये आंसर आपका गलत नहीं जाएगा, ये बिल्कुल सही जाएगा। क्यों सही जाएगा? क्योंकि आपने कंसेप्ट पढ़ी है, और जिनके कंसेप्ट क्लियर है उनके क्वेश्चन गलत नहीं जाते। एंड इस क्वेश्चन को हम इजी कैटेगरी में डाल सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन है। ठीक है, इस क्वेश्चन को हम इजी में डाल रहे हैं क्योंकि बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन है। तो आपने एग्जाम में देखा और सॉल्व किया तो आपका 5 मार्क्स पक्के। लेकिन कैसे, ये क्वेश्चन डायरेक्ट है, ये क्वेश्चन क्या है, डायरेक्ट है, इसमें कुछ भी लॉजिक लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, फ्लो कंसेप्ट पता है, नेशनल इनकम पता है, स्टॉक कंसेप्ट पता है, प्रॉफिट पता है। विद इन 30 सेकेंड्स यू आर गोइंग टू गिव द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। दिस इज द इजी क्वेश्चन। ठीक है, बहुत आसान सवाल है, ये बहुत क्या है, आसान सवाल है। समझ गए आप लोग? आपको समझ रहा है मैं आपको क्या बोल रही हूँ? ठीक है, तो आपको इस तरीके से एग्जाम में भी क्या करना है, एक बार नजर देखनी है क्वेश्चंस पर कि ये क्वेश्चन आसान है, इससे मुझे ज्यादा समय नहीं लगा, ये क्वेश्चन हार्ड है तो मैं अभी सॉल्व नहीं करूंगा, पहले मैं आसान जितने क्वेश्चन है वो सारे मैं सॉल्व कर लेता हूँ। उसके बाद जो बचे हुए हार्ड क्वेश्चन है जो मुझे टफ लग रहे हैं उन्हें मैं टाइम देता हूँ। ये आपको एग्जाम में करना है, ये आपको एग्जाम में करना है। ठीक है, ये अगर आप करोगे ना तभी आप एग्जाम अच्छे से क्वालिफाई करोगे। और जो आसान क्वेश्चन 20 से 25 क्वेश्चन तो आसान होके ही आपके पेपर में, तो वो आप सॉल्व कर लोगे ना, इट विल गिव यू कॉन्फिडेंस। आपको पता होगा कि ये 20 क्वेश्चन तो मेरे करेक्ट ही है, चाहे कुछ भी हो जाए। ठीक है, आप कहेंगे कि ये 20 क्वेश्चन मेरे करेक्ट है क्योंकि ये बहुत इजी थे और मैंने इन्हें बहुत पहले सॉल्व कर लिया, मुझ पर कोई भी प्रेशर नहीं था इन्हें सॉल्व करते वक्त। ठीक है, तो इस तरीके से आपको एग्जाम में देखना है कि जो क्वेश्चन एकदम इजी है, डायरेक्ट है, वो आपको पहले सॉल्व करना है। ठीक है, वो आपको क्या करना है, पहले सॉल्व करना है। ओके फाइन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज अ कांस्टेंट एंड इक्वल टू 1। ठीक है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ये क्या है, कांस्टेंट है और इक्वल टू 1 है एट एवरी पॉइंट ऑफ डिमांड कर्व के एवरी पॉइंट पर। इट मीन्स इट्स यूनिटरी। ठीक है, इट्स मीन्स इट्स यूनिटरी। द शेप ऑफ सच डिमांड कर्व वुड बी, दिस इज द अगेन इजी क्वेश्चन, लेकिन बहुत से लोगों को ना कर्व वाले क्वेश्चन हार्ड लगता है, बहुत से लोगों को ये टफ लगता है। तो अभी आपकी एक्सरसाइज क्या है, आपको क्या करना है, ये क्वेश्चन हुआ या आपको ये वीडियो पहले देखनी, आप देख लो। अगर आपको यहाँ स्टॉप करना है तो इसे यही स्टॉप कर लो, आपकी बुक लो, पेन लो, कर्व के सारे क्वेश्चंस देखो कि क्या क्या पूछा जा सकता है। इन्फाइनाइट कर्व पूछा जा सकता है क्या, जीरो वाला कर्व पूछा जा सकता है क्या, तो उनका कर्व कैसे आएगा, ये सब अभी इमीडिएट कवर कर लो, इसे अभी कवर कर लीजिए। ये आपको हेल्प आपके बोर्ड्स में भी करेगा, सीयूईटी में भी करेगा। बोर्ड्स में भी अगर कोई इन्फाइनाइट पे क्वेश्चन आता है तो आप जल्दी से उसका कर्व ड्रॉ कर सकते हो, आप जल्दी से उसका कर्व क्या कर सकते हो, ड्रॉ कर सकते हो। ठीक है, तो इसमें भी ज्यादा हार्ड कुछ नहीं है, लेकिन बहुत से बच्चों को ये टफ लगता है। तो मेरा ये सजेशन है कि आपकी माइक्रो इकोनॉमिक्स की बुक लीजिए, उसे अच्छे से रीड कीजिए, आपके नोटबुक पेन लीजिए, ड्रॉ कर कर देखिए कि कौन सा कर्व कहाँ बनता है, उसको लर्न कर लीजिए। लर्न करने की तो जरूरत नहीं है, अगर आप ड्रॉ करोगे तो ही आप समझ जाओगे कि कौन सा कर्व कहाँ बन रहा है। ठीक है, समझ गए आप लोग? फाइन, तो इसका आंसर है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। आई होप आप सबको ये आता हो, इट्स टू इजी, ऐसा कर्व बनेगा इसका। ठीक है, आई एम सो सॉरी, आई एम वेरी बैड एट ड्रॉइंग। देखिए ऐसा कर्व बनेगा इसका। ओके फाइन, समझ गए, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला इज द आंसर। फाइन, आगे का क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। लेट्स डिस्कस द नेक्स्ट क्वेश्चन। दिस इज अगेन द इजी क्वेश्चन, लेकिन क्या होता है बहुत लोगों को याद करने में प्रॉब्लम जाता है, बहुत लोगों को ना याद करने में प्रॉब्लम जाता है, रिमेम्बरिंग में बहुत लोग को प्रॉब्लम जाता है। तो उनके लिए एक टिप है, अभी आपने ये क्वेश्चन देखा, नेम द आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन प्लानिंग, देखा, इसका सही आंसर क्या है, पीसी महालनोबिस। पीसी महालनोबिस, दिस इज द राइट आंसर। बट आपको क्या करना है, ऐसे जितने भी आपके बुक्स में नेम दिए हैं, ठीक है, आप आपकी बुक्स लीजिए, उसे धीरे धीरे रीड कीजिए। बोर्ड्स के लिए रिवाइज तो करेंगे, आप रिवाइज तो कर ही रहे हो ना अभी, तो आपको क्या करना है, रिवाइज करते करते एक एक्टिविटी और करनी है। ठीक है, कि ऐसे जो भी नाम है उनका मेन फंक्शन क्या है, नेम, उनका काम, वर्क, जस्ट विद इन 1 लाइन में आप उनका वर्क लिख लीजिए उनके आगे। ठीक है, जैसे महात्मा गांधी, दिस इज फॉर ऑल सब्जेक्ट। ठीक है, दिस इज फॉर ऑल सब्जेक्ट। महात्मा गांधी क्या किया था इन्होंने, सॉल्ट एक्ट। ठीक है, इनकी वजह से सॉल्ट एक्ट आया था। ठीक है, इनकी वजह से सॉल्ट एक्ट आया था। ठीक है, तो ऐसे लिख लीजिए, इनके नाम बना लीजिए। फाइन, ऐसे आप लिखेंगे और इसको ना एक ये पेजेस कंटिन्यू आपके स्टडी पैड पर रखिए, आप पढ़ते हो ना स्टडी पैड पर,
उस पर रखिए या फिर आपके स्टडी टेबल पर रखिए, या फिर कम बनते हैं तो वॉल पर स्टिक कर दीजिए, ठीक है, वॉल पर स्टिक कर दीजिए। उन्होंने कंटिन्यू सुबह एक बार उठने के बाद रीड कीजिए, ठीक है। तो इससे क्या होगा, आपके मार्क्स बढ़ेंगे, ठीक है। इससे आपको चीजें भी याद रहेगी और आपके मार्क्स भी बढ़ेंगे। जैसे कि अगर आपको एग्जाम में महात्मा गांधी से रिलेटेड कुछ पूछ लिया गया तो आप क्या कर सकते हो, मतलब रिटन एग्जाम में, बोर्ड्स की बात कर रही हूँ मैं, बोर्ड्स के एग्जाम में महात्मा गांधी के रिलेटेड कुछ पूछ लिया, आपको उसका आंसर लिखना है, ठीक है। तो उस वक्त आप क्या कर सकते हो, ये सॉल्ट टैक मेंशन कर सकते हो, उनके एक दो काम और मेंशन कर सकते हो, जिसकी वजह से आपके मार्क्स वहां पर भी बढ़ेंगे। एज वेल एज सीयूईटी में तो आपको इसका फायदा है ही है, ठीक है। समझ गए आप लोग? आपको ये जो नाम वाले है, जो नेम वाला पोर्शन है, उसे कैसे डील करना है, सेम ईयर वाले को भी करना है, सेम आर्टिकल्स को भी डील करना है पॉलिटी में, ठीक है। जैसे वैसे ज्यादा आर्टिकल्स आपको है नहीं पॉलिटी में, बट फिर भी जो कुछ भी आर्टिकल्स थोड़े बहुत है उन्हें आप ऐसे डील कर सकते हैं, ठीक है। दिस इज क्वाइट क्लियर। आपको ये आइडिया आ गया कि आपको नेम वाले क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है, फिर जो लर्न रिमेम्बरिंग वाले पोर्शन है उसे कैसे करना है। रिमेम्बरिंग वाले पोर्शन पर ध्यान दीजिए, सीयूटी बहुत आसानी से क्रॉस हो जाएगी, ठीक है। बहुत आसानी से आप सीयूटी क्रैक कर सकते हो अगर आपकी लर्न करने की कैपेसिटी अच्छी हो। नहीं है तो उसे डेवलप कीजिए। मेरी भी नहीं है, मैं भी चीजें याद नहीं रख पाती हूँ, कंसेप्ट बहुत अच्छे से याद रखती हूँ, इसलिए इकोनॉमिक्स पसंद है कि उसमें कंसेप्ट ज्यादा है और लर्न करने का पार्ट कम है। लेकिन फिर भी यू हैव टू डू ना, अभी है तो है, आपको करना तो पड़ेगा ही उसके लिए। फाइन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। इंफ्रास्ट्रक्चर इज डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरीज, ठीक है। इंफ्रास्ट्रक्चर इज डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरीज, 2 कैटेगरीज में डिवाइड है, वो कौन से है ये पूछा गया है। दिस इज अगेन वेरी इजी क्वेश्चन, ठीक है, ये बहुत आसान क्वेश्चन है। देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर किस में आता है, इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब ब्रिज, ब्रिजेस देखे ना आप लोगों ने, ठीक है। देन डैम्स, रोड, हॉस्पिटल्स, स्कूल्स, कॉलेजेस, रेलवेज, मतलब ये रेलवे स्टेशन, ठीक है, एयरपोर्ट्स, दिस आर द पार्ट्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है, ये सारे इंफ्रास्ट्रक्चर के पार्ट है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर इज डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरीज, कौन से 2 कैटेगरीज है ये पूछा गया है। तो देखते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर, मैं इसको आपका डायरेक्टली आंसर बता देती हूँ क्योंकि ये आपके बुक्स में नहीं है। इसका आंसर है सोशल एंड इकोनॉमिक, ठीक है। सो इंफ्रास्ट्रक्चर इज डिवाइडेड इनटू सोशल एंड इकोनॉमिक। तो समझ लेते हैं सोशल और इकोनॉमिक का मतलब क्या है। सोशल का मीनिंग क्या होता है, जो आपके स्कूल आता है, हॉस्पिटल आता है, जिनका डायरेक्ट रिलेशन नहीं होता इकोनॉमिक एक्टिविटी से, ठीक है। वहां पर इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है लेकिन उनका डायरेक्ट रिलेशन है क्या इकोनॉमिक एक्टिविटी से, नहीं। और इकोनॉमिक में क्या आएगा, ब्रिजेस, रोड्स, ये सब इकोनॉमिक में आएगा, ठीक है। दिस कम अंडर इकोनॉमिक, जिनका डायरेक्टली कंसर्ट है विद इकोनॉमिक, ठीक है। समझ गए, इट्स इजी। आप इसमें ज्यादा दिमाग मत लगाइए क्योंकि आपके इसमें नहीं है, चैप्टर में नहीं है, तो ज्यादा डिटेल आपको इस पर पूछा नहीं जाएगा, आपके बुक्स में नहीं है ये, ठीक है। तो आप इतना मत सोचिए कि आएगा या नहीं आएगा, जो आपको आएगा वो आपको सॉल्व करना है, जो नहीं आएगा वो लीव करना है, जो नहीं है वो नहीं है, ये बात भी ध्यान रखिए, ठीक है। ये बात भी आपको पक्के से याद रखनी है। 2 टाइप्स ऑफ क्वेश्चन होते हैं, 3 टाइप्स, ठीक है। 3 टाइप्स ऑफ क्वेश्चन आपके एग्जाम में होते हैं। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सभी तरफ यही ट्रेंड होता है। सो 3 टाइप्स ऑफ क्वेश्चन है, इजी, मॉडरेट, डिफिकल्ट। इजी आपको आएंगे ही आएंगे, मॉडरेट में 50-50 हो सकता है, कभी आ सकते हैं कभी नहीं आ सकते। तो अगर 10 मॉडरेट है तो हम गेस करते हैं कि 5 आप सॉल्व करेंगे, 5 आपको नहीं आएंगे, ठीक है। बट जो डिफिकल्ट वाला पार्ट है ना, उस पर आपको कुछ भी टिक करने की बजाय, मतलब कुछ भी आंसर लिखने से अच्छा है कि आप उसे छोड़ कर आ जाओ, आप वो स्किप कर दो। अगर आपको नहीं आ रहा है, आपने बहुत सोचा है और नहीं आ रहा है ना, तो छोड़ दो। अगर आप उसे करने की कोशिश करेंगे तो क्या होगा, द मेन रीजन इज कि अगर आप इसे सॉल्व कर आते हो, आपको नहीं आता है, तो इसका इफेक्ट आपके मार्क्स पर होगा, क्योंकि निगेटिव मार्किंग है, जो आपका एक मार्क इधर के क्वेश्चंस का भी कट होगा, ठीक है। समझ रहे हो, अगर 3 गलत क्वेश्चन आपने सॉल्व कर दिए तो उनके 15 मार्क्स तो गए, ठीक है, उनके 15 मार्क्स गए। लेकिन 3 मार्क्स जो आपके इधर सही में से जा रहे हैं, उनका क्या, ये 3 मार्क्स पर आप एक कॉलेज से दूसरे कॉलेज पर जंप कर सकते हो, राइट। जो सेकंड प्रेफरेंस है उसके अलावा आपको फर्स्ट प्रेफरेंस मिल सकता है ड्यू टू दिस 3 मार्क्स। तो अगर वो आप आपके हाथ से डालकर आ जाओगे तो कोई पॉइंट नहीं है, ठीक है, कोई पॉइंट नहीं है। तो आपको क्या करना है, आपको हमेशा याद रखना है कि जो क्वेश्चन मुझे नहीं आते
वो नहीं आते, भले ही मैंने साल भर पढ़ा है, ठीक है, नहीं आते ना तो उसकी बीट, जो नहीं आते वो उन्हें छोड़ना ही है, ठीक है, समझ गए आप लोग? फाइन, चलिए लेट्स डिस्कस दिस क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फंक्शन ऑफ आरबीआई? नीचे दिए गए में से आरबीआई का फंक्शन कौन सा है? फंक्शन मतलब उनका काम, ठीक है, उनका काम कौन सा है? तो देखते हैं, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट फ्रॉम जनरल पब्लिक, क्या आरबीआई जनरल पब्लिक से डिपॉजिट एक्सेप्ट करता है? नहीं करता है। गिविंग लोन्स टू जनरल पब्लिक, क्या आरबीआई जनरल पब्लिक को लोन्स देता है? नहीं देता है। बैंकर टू द गवर्नमेंट, क्या आरबीआई बैंकर है गवर्नमेंट के लिए? तो दिस इज द राइट आंसर। आरबीआई क्रेडिट क्रिएशन का काम करता है? नहीं करता है, ठीक है, तो सही आंसर है ऑप्शन 3, बैंकर टू द गवर्नमेंट। देखिए, आप बैंक में जाते हो एसबीआई में, तो एसबीआई आपको क्या करता है? डिपॉजिट देता है, ठीक है, डिपॉजिट देता है, जनरल पब्लिक को लोन देता है। बैंकर टू द गवर्नमेंट है क्या? नहीं है। क्रेडिट क्रिएशन का काम करता है? करता है, ठीक है। तो आपको क्या पूछा जा सकता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फंक्शन ऑफ, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द फंक्शन ऑफ कमर्शियल बैंक, ठीक है, कमर्शियल बैंक, ऐसे कर कर वो आपको फिर से क्वेश्चन कर सकते हैं। ये क्वेश्चन हो गया है ना, तो इसके जगह पे आपको कमर्शियल बैंक के फंक्शंस पूछ सकते हैं, तो आपको ये याद रखना है, ठीक है। ऐसे भी समझना है कि एक अगर टॉपिक हो चुका है तो दूसरा टॉपिक ये आ सकता है। सेंट्रल बैंक हो गया ना, तो दे विल डेफिनेटली आस्क यू कमर्शियल एंड कोऑपरेट बैंक्स, ठीक है, तो उनके फंक्शंस अच्छे से करके चाहिए, ठीक है, फाइन। एंड ये आपके किस में आता है? मैक्रो इकोनॉमिक्स में आता है, मनी एंड बैंकिंग वाले इसमें। एंड दिस इज टू इजी क्वेश्चन, ये बहुत आसान है। एक बार आरबीआई के फंक्शंस आपने पढ़ लिए तो यू कैन सॉल्व इट वेरी वेरी इजीली, राइट, आप इसे सॉल्व करके ही आएंगे, ठीक है। तो अगेन डायरेक्ट क्वेश्चन है, ये आपका गलत जाना नहीं चाहिए, ठीक है। या फिर जो आपकी जो भी टीचर्स है जिन्होंने आपको पढ़ाया है, मैं हूँ कोई और है, उन्हें बहुत बुरा लगेगा अगर आप ये क्वेश्चन गलत कर कर आएंगे तो, ठीक है, बिकॉज इट इज अ टू इजी क्वेश्चन। तो ऐसे क्वेश्चन आपके गलत नहीं जाने चाहिए। प्रेशर में हम क्या करते हैं, बहुत आसान क्वेश्चन भी गलत कर कर आते हैं, राइट, तो ऐसा आपको नहीं करना है, फाइन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, लेट्स डिस्कस द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, रीअरेंज द फॉलोइंग इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ देयर ऑकरेंस, ठीक है, इन सबको क्या करना है, हमें क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना है, मतलब कब क्या हुआ उस हिसाब से लगाना है। जैसे हमारी मम्मी पहले बर्थ हुआ, फिर हमारा बर्थ हुआ, फिर हमारे दादाजी की डेथ हुई, तो ये सब एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना है, राइट। तो जैसे हम इसे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाएंगे वैसे हमें इसे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू देयर ईयर्स, ठीक है। तो देखते हैं पहले क्या हुआ था। इस्टेब्लिशमेंट ऑफ पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना कब हुआ था? कब हुआ था इस्टेब्लिशमेंट ऑफ पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना का? अकॉर्डिंग टू यू व्हाट विल बी द ईयर? बताइए कब हुआ था, लेट्स सी कब हुआ था। सो ये 1949 में हुआ था, राइट, रिपब्लिक्स ऑफ चाइना का एस्टेब्लिशमेंट 1949 में हुआ था। देन ग्रेट प्रोलेटेरियन कल्चरल रिवॉल्यूशन, दिस इज अगेन हैपन इन चाइना, ये भी चाइना में हुआ था, ठीक है, ये भी कहाँ हुआ था? चाइना में हुआ था। तो ये कब हुआ था? 1966 में हुआ था, 1966 में हुआ था। देन फर्स्ट 5 ईयर प्लान ऑफ पाकिस्तान, ये कब आया था? पाकिस्तान का फर्स्ट 5 ईयर प्लान 1956 में आया था अगेन। और इंडिया का फर्स्ट 5 ईयर प्लान कब आया था? 1951 में आया था। एंड इकोनॉमिक रिफॉर्म्स ऑफ पाकिस्तान 1988 में हुए थे, 1988 में हुए थे, ठीक है। तो इन्हें हमें क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना है। तो सबसे पहले क्या हुआ था? एस्टेब्लिशमेंट ऑफ पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। तो अभी ये ध्यान में रखो कि ऑप्शन में ए होना चाहिए। ओ, यहाँ तो सारे ऑप्शंस में ए है, तो हम अभी से किसी को भी कट नहीं कर सकते, ठीक है, किसी को भी कट नहीं कर सकते। आफ्टर दैट उसके बाद 1966, 1956, 1951, ठीक है, तो ऑप्शन डी फर्स्ट 5 ईयर प्लान ऑफ इंडिया आया उसके बाद, ठीक है। तो ए के बाद डी किस ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर 4, यहीं पर आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया, ठीक है, यहीं पर आपका क्वेश्चन क्या हो गया? सॉल्व हो गया, फाइन। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द सेंट्रल बैंक परफॉर्म्स द फॉलोइंग फंक्शंस, ठीक है। देखिए ये जो अलाउ मी अ मिनट, ये जो रीअरेंज वाले क्वेश्चन, ये कल से हम थर्ड क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। कल से मतलब सेट 1 से हम ये थर्ड क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। अभी हमने 30 क्वेश्चंस भी नहीं किए पूरे, उसमें 3 क्वेश्चंस ही आ गए। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, याद रखिए कि आपको इन सब के ईयर्स याद होना चाहिए। अगेन मैंने जो टेक्निक बताई, पेज पर लिखना है और आपको लर्न करना है, लेकिन इतना पक्के से याद रखिएगा कि करेक्ट लर्न करना है। करेक्ट क्या करना है? करेक्ट लर्न करना है, वरना क्या होगा ना, फर्स्ट 5 ईयर प्लान ऑफ इंडिया 1952 में आया था, नहीं 1951 में तो आया था, नहीं 3 में आया था। ऐसे नहीं करना है, ऐसे करोगे ना तो नंबर ऊपर नीचे हो जाएगा। यहाँ पर डिफरेंस है, लेकिन कहीं कभी कभी बहुत क्लोज ऑप्शंस भी होते हैं, ठीक है, उस वक्त आपको गलती नहीं करनी है, उस वक्त आपको गलती नहीं करनी है। तो करेक्ट नंबर याद रखिए, और ये कब होगा? मल्टीपल रिविजन्स के साथ, लेकिन होगा।
कुछ भी ऐसा नहीं है जो इम्पॉसिबल है, मल्टीपल रिविजन करेंगे तो यू कैन सॉल्व इट। ओके, आप इसे सॉल्व कर सकते हो। फाइन, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करते हैं, वो देखते क्या है। अगेन सेंट्रल बैंक के फंक्शंस है, फिर से सेंट्रल बैंक के फंक्शंस है, ठीक है, जिसमें ऑप्शन नंबर सी तो पक्का है। ऑप्शन नंबर सी क्या है, पक्का है। तो आप देखिए कि किसमें ऑप्शन नंबर सी नहीं है। ऑप्शन नंबर 4 में ऑप्शन नंबर सी नहीं है, तो आपका एक आंसर तो यही कट हो गया, ठीक है। 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन तो यही कट हो गया, क्योंकि हमने अब भी देखा कि सेंट्रल बैंक का फंक्शन है कि वो क्या करती है, बैंकर है गवर्नमेंट की, ठीक है, वो क्या है, बैंकर है गवर्नमेंट की, ये हमने देखा, राइट। अभी हम आगे के क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है, मतलब बचे हुए ऑप्शन चेक करते हैं। अगेन हमने अभी जस्ट देखा था कि वो पब्लिक की बैंकर नहीं है, क्योंकि वो पब्लिक को लोन भी नहीं देती और पब्लिक से डिपॉजिट भी नहीं लेती, ठीक है। तो ए जहां जहां है उसे कट कर दीजिए, ठीक है, ये वाला ऑप्शन कट हो गया। 2 और 3 ही बचा है, अभी 2 ही ऑप्शंस बचे, उसमें से सॉल्व करना है। बैंकर टू द बैंक्स, यस, आरबीआई इज बैंकर टू द बैंक्स, आरबीआई बैंकों को भी लोन देती है, ठीक है। तो बी वाला ऑप्शन जहां दिख रहा है उसे सिलेक्ट कीजिए। ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर, ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर, ठीक है। तो डी वाला ऑप्शन क्या है, लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट, आरबीआई क्या है, लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट है। मतलब जब गवर्नमेंट सबकी तरफ से लोन ले ले और उनके पास कोई अदर ऑप्शन अवेलेबल नहीं हो, तो वो क्या करती है, आरबीआई से लोन लेती है और आरबीआई उन्हें लोन देती है, क्योंकि आरबीआई इज द लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट है, ठीक है। एंड इशू 1 रुपये कॉइन, तो आरबीआई 1 रुपये का कॉइन इशू नहीं करती, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करती है, ठीक है। देखिए कितना आसान है, पिछले सालों में आपको सेंट्रल बैंक के फंक्शन पूछे गए, बट अभी क्या बचता है, अभी बचता है कमर्शियल, जिसके फंक्शंस क्या है पूछा जा सकता है, कोऑपरेट्स, ठीक है, इनके फंक्शन क्या है ये भी पूछा जा सकता है। तो आप इनको अच्छे से लर्न कीजिए, दिस इज द मेन 2 इंपॉर्टेंट टाइप टॉपिक्स, ये पूछे जा सकते हैं, ठीक है, ये पूछे जा सकते हैं, दिस इज द हिंट कि ये पूछे जा सकते हैं। ओके फाइन, चलिए आगे का क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। लेट्स डिस्कस द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। इन ऑल 3 मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम, ठीक है, ऑल द 3 मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम, जो नेशनल इनकम को काउंट करने की तीनों मेथड है, एक्सपेंडिचर, इनकम एंड वैल्यू एडेड मेथड, ये तीनों मेथड है नेशनल इनकम को काउंट करने की, राइट। सो इन सारे मेथड्स में जो नेशनल इनकम हम निकालते हैं, द नेशनल इनकम रिमेन्स द सेम, मतलब कैलकुलेट हम तीनों हिस्से भी करें तो नेशनल इनकम सेम होती है, नेशनल इनकम क्या होती है, सेम होती है। सो द रीजन बिहाइंड दिस, तो इसके पीछे का रीजन क्या है, इसके पीछे का कारण क्या है, ये पूछा गया है। तो लेट्स डिस्कस कि इसका रीजन क्या है, क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर क्या है देखते हैं, चलिए। देखिए ये जो सारे 3 मेथड है, चाहे एक्सपेंडिचर हो, चाहे इनकम हो, चाहे वैल्यू एडेड हो, आप किसी भी इससे कैलकुलेशन कीजिए, नेशनल इनकम का आंसर जो नेशनल इनकम है वो रहनी तो एक ही है। इसका रीजन क्या है, सर्कुलर फ्लो ऑफ इकोनॉमी, ठीक है, मतलब पैसा तो उतना ही है, हमने सर्कुलर फ्लो ऑफ इकोनॉमिक देखा ना कि यहाँ पर फैक्ट्रीज है, ठीक है, यहाँ पर फैक्ट्रीज है और यहाँ पर हाउस होल्ड है, यहाँ पर हाउस होल्ड है, ठीक है। तो हमारा पैसा हम यहाँ पर जाकर क्या कर रहे हैं, सर्विस दे रहे हैं, सर्विस दे रहे हैं, ठीक है। और फैक्ट्रीज इसके बदले में हमें क्या दे रही है, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन दे रही है, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन दे रही है। और वही फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन से हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर क्या कर रहे हैं, हम यहाँ से सामान खरीद रहे हैं, बाइंग कर रहे हैं, ठीक है, हम इससे बाइंग कर रहे हैं और हमें ये चीजें दे रही है, ठीक है, हमें ये क्या दे रही है, चीजें दे रही है। तो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम तो एक ही है, फिर मेथड आप कोई भी यूज करो आंसर तो एक ही आना है, क्योंकि मनी तो उतनी ही है ना, मनी इकोनॉमी में उतना ही है, ठीक है, समझ गए आप लोग, समझ में आ गया आपको। फाइन, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। Central Pollution Control Board CPCB has identified dash categories of large and medium industries as polluting industries, ठीक है। तो CPCB जो है इन्होंने कितने इंडस्ट्रीज को क्या क्या किया है, आइडेंटिफाई किया है एज ए पोल्यूटिंग इंडस्ट्री, चाहे फिर वो लार्ज हो या मीडियम हो, ठीक है, बड़ी इंडस्ट्री हो या मीडियम इंडस्ट्री हो। तो ऐसे कितनी इंडस्ट्रीज है जिन्होंने उनको एज ए पोल्यूटिंग इंडस्ट्रीज क्या किया है, आइडेंटिफाई किया है, ठीक है। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, अगेन ये आपके न्यूज़पेपर में से भी सोर्स हो सकता है इसका, ठीक है, और इसका सोर्स आपकी बुक में भी हो सकता है, ठीक है। बुक में है ये, याद कीजिए, बुक में है या ये नहीं है, दिस इज नॉट इन योर बुक, ठीक है, ये न्यूज़पेपर में से ही पूछा गया होगा। ओके फाइन, तो देखते हैं इसका आंसर क्या है, ठीक है। आपको ऐसा लगता है ये बुक में नहीं है, ये हो सकता है, ठीक है, आई एम नॉट एबल टू रिकॉल इट, बट मेरे हिसाब से ये बुक में हो सकता है, एज वेल एज न्यूज़पेपर में भी हो सकता है, ठीक है, करंट अफेयर्स वाला पोर्शन में, तो वहां से भी ये क्वेश्चन लिया जा चुका है। देखिए सीपीसीबी आपके बुक में है, सीपीसीबी आपकी बुक में हम लोगों ने ये किया है सीपीसीबी,
तो सीपीसीबी अगर आपकी बुक में है तो सीपीसीबी से रिलेटेड जो कोई भी न्यूज आ रही है पिछले 4 महीने में, 5 महीने में, तो आप क्या करोगे, उसे नोट डाउन कर लोगे। उससे क्या करोगे, नोट डाउन कर लोगे, ताकि अगर ऐसा क्वेश्चन आपको पूछा जाए तो आप उसे आंसर कर सको, ठीक है। इट्स इजी, इतना भी डिफिकल्ट नहीं है, ये आसान सवाल है। तो देखते हैं इसका जवाब क्या है। फाइन, ठीक है। तो इसका आंसर है क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर बी 17, ठीक है। तो देखिए, ये मैंने आपको क्यों बताया कि न्यूज़पेपर में से कीजिए, ये आपकी बुक में है। मैंने आपको बोला है आपकी बुक में नहीं है, बट आई एम कंफ्यूजिंग यू, ये बुक में अवेलेबल है। लेकिन न्यूज़पेपर में से क्यों करना है, क्योंकि आपके एग्जाम में दे रखा है ना कि करंट अफेयर्स वाला पोर्शन भी सिलेबस में दिया है कि करंट अफेयर्स में पूछा जा सकता है। तो कभी कभी क्या हो सकता है, वो अपना पैटर्न चेंज करके आपको क्या कर सकते हैं, पिछले कुछ न्यूज़ के टॉपिक्स दे सकते हैं और उस पर सवाल पूछ सकते हैं, ठीक है। तो आप उतना एक्टिव रहिए कि आप 5 से 5 मंथ्स का न्यूज़पेपर कवर कर लीजिए, ठीक है। या फिर नहीं कवर किया है तो अभी कंपाइलेशंस आपको मिल जाएंगे, बहुत से कंपाइलेशंस आती है, ठीक है। तो उसमें से कवर कर लीजिए, ओके फाइन। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेट्स डिस्कस द नेक्स्ट क्वेश्चन। आगे का क्वेश्चन देखते हैं, विच इज द क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है। चाइना हैज रिलैक्स्ड वन चाइल्ड नॉर्म पॉलिसी नाउअडेज ड्यू टू विच रीजंस, ठीक है। चाइना ने अभी क्या किया है, वन चाइल्ड नॉर्म पॉलिसी जो है उसको क्या किया है, रिलैक्स किया है, मतलब उसको ढील दे दी है, उसको छोड़ दिया है कि आपको सिर्फ वन चाइल्ड ने आपके हिसाब से कर सकते हो। तो इसका रीजन क्या होगा। इट्स टू इजी क्वेश्चन, इतना ज्यादा आसान क्वेश्चन है कि ये आपको एग्जाम में आए और आप इसे गलत टिक करके आओ, दिस विल बी द वेरी 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 निग्लेक्टिंग थिंग। मतलब आप क्या कर रहे हो, चीजों पर सिली मिस्टेक कर रहे हो, ठीक है। आप चीजों पर सिली मिस्टेक कर रहे हो। तो ये अगेन डायरेक्ट क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चंस को आपको स्किप नहीं करना है। दिस इज अ टू इजी क्वेश्चन, फाइन। तो इसका आंसर क्या होगा, मोर एल्डरली पीपल इन प्रोपोर्शन टू यंग, ठीक है, ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। ऑप्शन नंबर, एक बार सारे ऑप्शंस रीड कर लेते हैं। मोर एल्डरली पीपल लिव लॉन्ग, ठीक है, बहुत बड़े लोग ज्यादा जिंदा रहेंगे, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। चाइनीज कपल्स नॉट गेटिंग मैरिड, नहीं, ऐसा भी कुछ नहीं है। चाइनाज इकोनॉमिक डेवलपमेंट हैज डिक्रीज, नहीं, ऐसा भी कुछ नहीं है। मोर एल्डरली पीपल इन प्रोपोर्शन टू यंग, दिस इज द राइट आंसर। मतलब जितने यंग बच्चे होने चाहिए उनसे ज्यादा एल्डरली मतलब बूढ़े या फिर बड़े लोग होंगे, ठीक है। तो इसका इफेक्ट डायरेक्टली इकोनॉमी पे होगा, क्योंकि उतना काम लोग नहीं कर पाएंगे, एक एज के बाद लोग काम कम करते हैं। सबके साथ ऐसा नहीं होता है, बट दिस इज द नॉर्म। लोग एक एज के बाद रिटायरमेंट ले लेते हैं, काम करना कम करते हैं, क्योंकि उन्होंने पहले ही बहुत काम कर रखा होता है, तो दे वांट टू रिलैक्स, ठीक है। उन्हें रिलैक्स करने का मूड होता है, वो उनका राइट भी है, ठीक है। तो इकोनॉमी में डेवलपमेंट स्लो हो जाएगी अगर एल्डरली पीपल ही ज्यादा होगी प्रोपोर्शन टू यंग, इसलिए चाइना ने रिलैक्स की उनकी वन चाइल्ड नॉर्म पॉलिसी, ठीक है, वन चाइल्ड नॉर्म पॉलिसी, ओके फाइन। समझ गए आप लोग, दिस इज इजी, राइट। ओके, चलिए आगे का क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। लेट्स डिस्कस द नेक्स्ट क्वेश्चन, which is question number 11. What was concerned with the reforms in the government taxation and public expenditure policy, ठीक है। कंसर्न क्या था, जो गवर्नमेंट टैक्सेशन एंड पब्लिक एक्सपेंडिचर पॉलिसीज में जो रिफॉर्म्स आए उसके रिगार्डिंग कंसर्न क्या था, ये पूछा गया है, ठीक है। चलिए देखते हैं। So, what was concerned with the reforms in government taxation and public expenditure policies? तो इसका मतलब चिंता नहीं है, ठीक है, रिफॉर्म्स की चिंता ऐसा नहीं है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ऐसा है कि किसके अंडर आती है, ठीक है, किसके अंडर आती है। व्हाट वाज कंसर्न विद रिफॉर्म्स, जो रिफॉर्म्स लिए जाते हैं टैक्सेशन एंड पब्लिक एक्सपेंडिचर पॉलिसीज में, वो किसके अंडर आती है। फिजिकल पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी, डायरेक्ट टैक्सेस, इनडायरेक्ट टैक्सेस। मैं आपको मीनिंग बताती हूँ, जवाब आप मुझे बताइए, ठीक है। तो फिजिकल पॉलिसी मतलब क्या, जहां पर गवर्नमेंट की स्पेंडिंग की बात होती है, स्पेंडिंग के बारे में नॉलेज होता है फर्स्ट। सेकेंड नॉलेज होता है उनके टैक्स के बारे में, ठीक है, उनके टैक्स के बारे में। फॉर एग्जाम्पल स्पेंडिंग मतलब क्या आएगा, बजट, ठीक है, बजट में ही पता है ना कि क्या स्पेंडिंग करने वाली है गवर्नमेंट। एंड टैक्स, ये दो चीजें फिजिकल में होती है। मॉनेटरी पॉलिसी में क्या होती है कि उनको अपने एक्सपेंडिचर को कंट्रोल कैसे करना है, एक्सपेंडिचर को कंट्रोल कैसे करना है, और डेवलपमेंट कैसे करनी है, डेवलपमेंट कैसे करनी है, ये सारी चीजें आएंगी मॉनेटरी पॉलिसी में। डायरेक्ट टैक्सेस मतलब जो डायरेक्टली लगते हैं, और इनडायरेक्ट टैक्सेस मतलब जो चॉकलेट इन सब फॉर्म में आपको लगता है, ठीक है। चॉकलेट लेने जाते हो तो आपको दुकान वाला कभी टैक्स मांगता है क्या, नहीं मांगता है। क्यों नहीं मांगता है, क्योंकि वो इनडायरेक्टली उसमें होते हैं, ठीक है, उसमें इनडायरेक्टली जीएसटी लगती है। और डायरेक्ट टैक्सेस मतलब कोई बिजनेसमैन जिनको गवर्नमेंट डायरेक्टली टैक्स मांगती है, ठीक है, जिनको गवर्नमेंट डायरेक्टली जीएसटी मांगती है, ठीक है। ये डिफरेंस है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस में, ठीक है।
तो आप अभी देखिए इसका सही आंसर क्या है, गवर्नमेंट टैक्सेशन एंड पब्लिक एक्सपेंडिचर पॉलिसी, मतलब स्पेंडिंग भी आ रही है और टैक्सेशन भी आ रहा है। तो ये किस में आ रहा है, ये आ रहा है फिस्कल पॉलिसी में, ये आ रहा है फिस्कल पॉलिसी में। सो सॉरी, फिस्कल पॉलिसी इज द राइट आंसर। ठीक है, फिस्कल पॉलिसी इज द राइट आंसर। टंग स्लिप होती है, सबके साथ होता है स्लिप ऑफ टंग। ठीक है, फाइन, चलिए आगे बढ़ता है। अरेंज द फॉलोइंग इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, फोर्थ क्वेश्चन इन 2 वीडियोस। ठीक है, 2 वीडियो में 4 क्वेश्चन होंगे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करने के लिए। ठीक है, तो अभी याद रखिए कि ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपको अच्छे से करना ही करना है। ओके फाइन, तो चलिए इनके ईयर देख लेते हैं सीधे सीधे, मैं आपको ईयर बताती हूँ, आंसर खुद ब खुद मिल जाएगा। सो देखिए, फर्स्ट सेंसस एक्चुअली स्टार्ट कब हुई थी, 1872 में स्टार्ट हुई थी, लेकिन हमें यहाँ पर फाइनल ईयर पकड़ना है क्योंकि कंप्लीट सेंसस 1881 में हुई थी इंडिया में। कंप्लीट सेंसस 1881 में हुई थी, सो वी आर काउंटिंग 1881। ठीक है, देन इसके बाद ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड। ठीक है, तो ये कब हुआ था, 1921 में हुआ था। ठीक है, देन ओपनिंग ऑफ सुएज कैनल 1869 में हुआ था। ठीक है, ओपनिंग ऑफ सुएज कैनल 1869 में हुआ था। ओके, इंट्रोडक्शन ऑफ रेलवेज, रेलवेज का इंट्रोडक्शन कब हुआ था अकॉर्डिंग टू यू, इट इज हैपन इन 1850s। ठीक है, 1850 में हुआ था, लेकिन फर्स्ट ट्रेन 1853 को चली थी। ठीक है, 1853 को चली थी, एंड द ईयर ऑफ डिस्को 1907। ठीक है, तो अभी देखते हैं, इसको लगाते हैं, तो सबसे फर्स्ट 1881 होगा कि 1869 होगा, 1869। सो ऑप्शन सी देखते हैं, ऑप्शन सी की स्टार्ट कहाँ से है, ऑप्शन सी कहीं पर भी नहीं है। अब ऑप्शन सी तो कहीं पर भी नहीं है, देन व्हाट वी कैन डू, ऑप्शन सी तो शुरुआत में है ही नहीं, तो देखते हैं कैसे आंसर निकालना है इसका। ठीक है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में हमें लगाना है, लेकिन कैसे लगाना है ये यहाँ पर नहीं दिया है। ठीक है, तो देखते हैं, हमें देखते हैं कैसे लगाना है, हमें जवाब कैसे मिलेगा, क्योंकि हम लोग 1869 से देख रहे हैं, बट है इंट्रोडक्शन ऑफ रेलवेज 1850s में हुआ था। ठीक है, तो ऑप्शन डी से स्टार्ट करना है, 1850s में हुआ था इंट्रोडक्शन ऑफ रेलवेज। ठीक है, सो ऑप्शन डी कहाँ पे फर्स्ट है, ऑप्शन 3 में है, बाकी सारे ऑप्शन कट हो गए, सही आंसर आ गया। फिर भी आप एक बार क्रॉस चेक कर लीजिए। उसके बाद ऑप्शन सी आ रहा है 1869, फिर 1881 आ रहा है, देन उसके बाद 1907 आ रहा है, और देन 1921 आ रहा है, देन 1921 आ रहा है। ओके, तो ऑप्शन सी या फिर ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन सी या ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। फाइन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। अगेन प्लीज इसे अच्छे से लर्न कीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चंस बहुत बार आ रहे हैं, हम लोग देख रहे हैं। दिस आर द इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके लिए जरूरी है, तो प्लीज 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 इसे अच्छे से लर्न कीजिए। फाइन, चलिए आगे बढ़ता है। ड्यूरिंग सेकेंड हाफ ऑफ 19th सेंचुरी मॉडर्न इंडस्ट्री बिगैन टू टेक रूट्स इन इंडिया। ठीक है, जो सेकेंड हाफ ऑफ 19th सेंचुरी है, उस वक्त मॉडर्न इंडस्ट्री ने क्या किया था, बिगैन टू टेक रूट्स इन इंडिया। मॉडर्न इंडस्ट्रीज मतलब बहुत से जो ऐसे इंडस्ट्रीज जो मशीन पर बेस्ड है। ठीक है, इनिशियली डेवलपमेंट वाज कन्फाइड। ठीक है, इनिशियली डेवलपमेंट वाज कन्फाइड टू, देखिए ड्यूरिंग सेकेंड हाफ ऑफ 19th सेंचुरी में मॉडर्न इंडस्ट्रीज ने क्या किया था, इंडिया में अपने पैर रखना स्टार्ट किए। ठीक है, बट इनिशियली डेवलपमेंट किसकी हुई, डेवलपमेंट वाज कन्फाइड टू वुड। ठीक है, व्हाट ये पूछा गया है, तो किसकी डेवलपमेंट हुई इनिशियली, कॉटन एंड जूट टेक्सटाइल मिल्स। और ये सबको आना चाहिए, क्योंकि ये बहुत बार आपकी बुक में रिपीट हो चुका है। अगेन दिस इज अ डायरेक्ट क्वेश्चन, नहीं बुक में भी हुआ है तो आपने आपके मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में तो पढ़ा ही होगा इसको। ठीक है, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में तो आपने इसको पढ़ा ही होगा। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसके 5 मार्क्स आपको इजीली मिलेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत 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 इजी है, वेरी इजी कैटेगरी में आएगा। ठीक है, वेरी इजी कैटेगरी में आएगा। फाइन, दिस इज टू इजी क्वेश्चन। ओके फाइन, तो इसे आपको अच्छे से सॉल्व करना ही है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। 5-year प्लान इन इंडिया वेयर गाइडेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग गोल्स। ठीक है, 5-year प्लान जो है इंडिया के, वो किस गोल से डायरेक्टेड है, किस गोल से गाइडेड है या डायरेक्टेड है। ठीक है, तो देखिए क्या क्या है, सेल्फ रिलायंस हमें चाहिए, मॉडर्नाइजेशन हमें चाहिए, चाहिए मॉडर्नाइजेशन, बताइए, आप बताइए मॉडर्नाइजेशन चाहिए या नहीं चाहिए। ठीक है, तो मॉडर्नाइजेशन हमें चाहिए, दिस वाज द गोल। इक्विटी चाहिए, मतलब सबको इक्वल चाहिए। सब्सिडीज चाहिए क्या, ये नहीं दिया है, तो दिस इज नॉट गिवन। सेल्फ रिलायंस हमें चाहिए, ग्रोथ हमें चाहिए। ठीक है, तो ए जिस ऑप्शन में है वो देखते हैं, सभी ऑप्शन में ए है एक्सेप्ट 3, तो 3 को कट कर दीजिए। देन बी जिस ऑप्शन में है वो देखते हैं, तो बी ऑप्शन नंबर 2 में नहीं है, बाकी सब में है, तो ऐसे कट करते हैं।
देन उसके बाद सब्सिडीज ऑप्शन नंबर 1 में है, तो ये हमारा आंसर नहीं है, हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर 4, जिसमें मॉडर्नाइजेशन, इक्विटी, सेल्फ रिलायंस और ग्रोथ, ये क्या है, ये गाइडेड है, ठीक है, ये गाइड करता है 5 ईयर प्लान्स को, ठीक है, 5 ईयर प्लान्स को गाइड करता है ये गोल्स। ओके फाइन, समझ गए आप लोग। इट्स टू इजी क्वेश्चन, आपको इसका जवाब आना ही चाहिए, ये गलत नहीं होना चाहिए इन द एग्जामिनेशन हॉल। ओके अगेन दिस इज फ्रॉम योर सस्टेनेबल डेवलपमेंट वाला बुक, ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट वाले बुक से है ये क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन बहुत 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 आसान है, अगेन वेरी इजी कैटेगरी में आएगा, ठीक है, इजी वेरी में लिख देती हूँ मैं, क्योंकि मैंने इजी पहले लिख दिया था यहाँ पर। ओके फाइन, तो दिस इज फ्रॉम योर वेरी इजी कैटेगरी में से आएगा, ठीक है, दिस इज फ्रॉम योर वेरी इजी कैटेगरी। बहुत आसान सवाल है, अगर एग्जाम नहीं आए तो ये क्वेश्चन आपका गलत नहीं जाना चाहिए, क्योंकि मैंने बहुत बार आपको बताया था 5 ईयर प्लान क्या है इंडिया के, ठीक है, गोल्स क्या है। ओके फाइन, चलिए हम हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। लेट्स डिस्कस द नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच इज क्वेश्चन नंबर 15। रेजिंग द वैल्यू ऑफ कंट्रीज करेंसी अंडर द फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम इज, ठीक है, कंट्री की करेंसी की वैल्यू बढ़ाना, ठीक है, कंट्रीज की करेंसी की वैल्यू इंक्रीज करना अंडर फिक्स्ड एक्सचेंज रेट, जिसके एक्सचेंज रेट क्या होना चाहिए, फिक्स्ड, ठीक है, इस सिस्टम को क्या कहते हैं, इस सिस्टम को क्या कहते हैं, ये पूछा गया है। तो पहले हम ये चारों ऑप्शंस देख लेते हैं, इनका मीनिंग क्या है। सो डिवैल्यूएशन मतलब क्या, डिवैल्यूएशन मतलब आपकी करेंसी की वैल्यू कम हो जाना, ठीक है, करेंसी की वैल्यू कम हो जाना, इंक्रीज नहीं डिक्रीज होना, ठीक है, डिक्रीज होना, इसे डिवैल्यूएशन कहते हैं। एप्रिसिएशन मतलब करेंसी की वैल्यू बढ़ जाना, लेकिन वो ऑटोमेटिक बढ़ रही है, ठीक है, इट इज इंक्रीजिंग ऑटोमेटिक, ठीक है, जानबूझकर डेलिबरेटरी बढ़ाई नहीं जा रही, ठीक है। रिवैल्यूएशन मतलब डेलिबरेटरी वैल्यू को इंक्रीज करना, वैल्यू को इंक्रीज करना, ठीक है, करेंसी की वैल्यू को। और डेप्रिसिएशन मतलब ऑटोमेटिक वैल्यू की क्या हो जाना, ऑटोमेटिक वैल्यू कम हो जाना, ठीक है, कम हो जाना, इसे डेप्रिसिएशन कहते हैं। तो इन्होंने क्या कहा है, रेजिंग द वैल्यू ऑफ कंट्रीज करेंसी अंडर फिक्स्ड एक्सचेंज रेट, मतलब डेलिबरेटली ये क्या कर रहे हैं, रेज कर रहे हैं, डेलिबरेटली इसे बढ़ा रहे हैं, मतलब जानबूझकर बढ़ाया जा रहा है, राइट। तो इसे क्या कहते हैं, इसे क्या कहते हैं, ऐसा उन्होंने कहा है, ठीक है। तो इसका सही आंसर है रिवैल्यूएशन, इसका सही आंसर क्या है, रिवैल्यूएशन। ओके फाइन, ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। अगेन दिस इज द वेरी डायरेक्ट क्वेश्चन, अगर आपने अच्छे से पढ़ाई की है तो यू कैन सॉल्व इट वेरी इजीली, आप इसे बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हो, आप इसे क्या कर सकते हो, बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। अभी हम लोग कुछ पॉइंट्स डिस्कस कर रहे हैं, इसलिए मैंने यहाँ पर न्यू स्लाइड को ऐड किया है। सॉरी, अलाउ मी अ मिनट। देखिए, हम लोग कंसेप्ट्स करेंगे ना, कंसेप्ट्स जब हम करेंगे तब हमें ये चीज का याद ध्यान रखना है कि हम लोग जो कंसेप्ट्स कर रहे हैं, ठीक है, हम लोग जो कंसेप्ट कर रहे हैं, देखिए अभी मैं आपको दिखाती हूँ, ये कंसेप्ट्स हो गई, ठीक है, दीज आर द कंसेप्ट्स, ठीक है। तो कंसेप्ट बेस्ड जो भी क्वेश्चन है आपके एग्जामिनेशन में, कंसेप्ट बेस्ड जो भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं आपके एग्जाम में, वो आपको क्या करने हैं, अच्छे से करने हैं, ठीक है। कंसेप्ट बेस्ड जो भी क्वेश्चन है एग्जाम में, ठीक है, कंसेप्ट बेस्ड जो भी क्वेश्चन एग्जाम में है, वो सारे क्वेश्चंस को आपको अच्छे से लर्न करना है, वो सारे क्वेश्चंस को आपको क्या करना है, अच्छे से सॉल्व करना है। कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस आपके गलत नहीं होने चाहिए, गलत ये ग है, सॉरी, नॉट विल बी रॉन्ग, ठीक है, कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन आपके रॉन्ग नहीं होने चाहिए, गलत नहीं होने चाहिए, ये फर्स्ट पॉइंट है, ठीक है। सेकेंड पॉइंट जो रिमेम्बरिंग वाला पार्ट है, जो लर्न करने वाला पार्ट है, ठीक है, वो पार्ट हम कैसे करेंगे मैंने आपको बताया, कैसे करेंगे ये बताया, लेकिन ये भी जब आपके एग्जाम में आता है तो ये भी आपका गलत नहीं होना चाहिए, गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है, ये भी आपका गलत नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप इस पर मेहनत कर रहे हैं, आप इस पर स्ट्रगल तो कर रहे हैं ना, आप अपना टाइम दे रहे हैं, आप लिख रहे हैं, उसको स्टिक कर रहे हैं, उसको रोज एक बार रिवाइज कर रहे हैं, तो यू हैव टू बी वेरी श्योर कि ये क्वेश्चंस भी आपके गलत ना जाए, ये क्वेश्चंस भी आपके गलत नहीं जाने चाहिए, यू हैव टू बी वेरी वेरी श्योर फॉर दैट, ठीक है, आपको इसके लिए पूरी तरीके से श्योर होना चाहिए कि आपके ये क्वेश्चन गलत ना जाए, ठीक है। तो देखिए, रिमेम्बरिंग वाला पार्ट भी आप मन लगा के कीजिए तो क्वेश्चन गलत नहीं जाने, कंसेप्ट वाला पार्ट भी आपके गलत नहीं जाने चाहिए, क्योंकि एक बार किसी चीज की कंसेप्ट हमने कर ली, स्पेशली इन इकोनॉमिक्स लाइक सब्जेक्ट,
ठीक है, आज भी अगर आपको मैं मीन में से जगह कर पूछूं कि माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है, तो आप उसका सीधे सीधे आंसर देंगे। जो एग्रीगेट पे काम नहीं करता है, जो इंडिविजुअल यूनिट्स पे काम करता है, उसे माइक्रो इकोनॉमिक्स कहते हैं। आप इसका सीधा सीधा जवाब मुझे नींद में से उठने के बाद भी देंगे, ठीक है। तो इकोनॉमिक्स इज अ सब्जेक्ट, वो सब्जेक्ट ही ऐसा है कि अगर आप कंसेप्ट पे काम करते हो तो यू कैन सॉल्व आधे से ज्यादा क्वेश्चन इन द एग्जाम, ठीक है। यू कैन सॉल्व हाफ ऑफ द क्वेश्चन इन द एग्जाम। 50 क्वेश्चन है तो आई विल अश्योर यू कि 35 तो आप ऑन द कंसेप्ट बेसिस सॉल्व कर ही लोगे, ठीक है। बचे हुए 15 भी ऑफकोर्स ऑन द कंसेप्ट बेसिस होंगे, लेकिन उसमें बहुत सा पार्ट याद करने का होगा, जैसे रीअरेंज द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, ये वाले क्वेश्चन हमने देखे। ये भी बेस्ड तो हमारे कंसेप्ट पे ही है, लेकिन उसे लर्न करना पड़ेगा, उसे हमें थोड़ा सा लर्न करना पड़ेगा, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन रिमेम्बरिंग में आते हैं, लेकिन कंसेप्ट वाले क्वेश्चंस आपके गलत नहीं जाने चाहिए, यही आपके मार्क्स इंक्रीज करेंगे। तो अभी भी आपके पास समय है। मेरे सारे वीडियोस में मैंने सिर्फ क्वेश्चंस नहीं लिए, मैंने चैप्टर की एक एक कंसेप्ट को पढ़ाया है। वो आपका डबल फायदा करा रहे हैं, आप क्वेश्चंस भी सॉल्व कर रहे हो और क्या कर रहे हो, कंसेप्ट भी सीख रहे हो। तो अगर आपके पास अब समय नहीं है, आपको टाइम नहीं मिल रहा है कि मैं आप अलग से कंसेप्ट करूं, या फिर मैंने इतने दिन तक नहीं किया, तो गो बैक टू द वीडियोस। आप वीडियोस पर जाएं, क्वेश्चंस भी सॉल्व हो जाएंगे, साथ में कंसेप्ट भी समझ जाएंगे। और पूरा चैप्टर मैंने होलिस्टिकली कवर किया है, ठीक है। मैंने सिर्फ टॉप 50 क्वेश्चंस निकाल कर आपको नहीं दिए हैं। मैं आपको बार बार बता रही हूँ कि मेरे वीडियोस का कंसेप्ट ही अलग है कि एक पैराग्राफ में से एटलीस्ट मैं 2 से 3 क्वेश्चंस लूँ। क्यों लूँ? क्योंकि उस पर आपके कंसेप्ट क्लियर हो। मेरा इंटेंशन ये नहीं था कि आप एमसीक्यू सॉल्व करो, मेरा इंटेंशन ये था कि आप क्वेश्चन सॉल्व करो विद द हेल्प ऑफ कंसेप्ट। तो मैंने पहले कंसेप्ट ही पढ़ाई, उसके बाद ही क्वेश्चन सॉल्व करवा कर लिया है, ठीक है। तो आई रिक्वेस्ट यू कि आप उस वीडियोस पर जाइए, अगर आपने कंसेप्ट नहीं किए हैं तो उस वीडियोस पर जाइए और कंसेप्ट सॉल्व कीजिए, ठीक है। कंसेप्ट देखिए, लर्न कीजिए, समझिए, उसके बाद एमसीक्यूज क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। आपको डेफिनेटली फर्क दिखेगा, आप यू विल सी द डिफरेंस विद इन 15 डेज। आप डिफरेंस देखेंगे, ठीक है। 15 दिन के अंदर आपको डिफरेंस दिखेगा। अगर आज आप एमसीक्यू सॉल्व नहीं कर पा रहे हो, अगर आप जाकर रिवाइज करते हो या फिर वीडियोस देखते हो, कंसेप्ट सीखते हो, तो 15 दिन के अंदर आप 35 to 40 क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। आई विल अश्योर यू कि अगर आप कंसेप्ट अच्छे से करके जाएंगे इन इकोनॉमिक्स, यू विल रॉक, ओके। आप पक्का रॉक करेंगे, आप बहुत आगे जाएंगे, ठीक है। समझ गए आप लोग? फाइन। तो चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही। सेट 2 हमने देखा, आज हमने क्या डिस्कस किया, सेट 2 डिस्कस किया। नेक्स्ट वीडियो में हम सेट 3 डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम सेट 3 डिस्कस करेंगे। Thank you very much everyone for your support and love. Let's meet in the next video. Please चैनल को देखिए, अपने दोस्तों से शेयर कीजिए, क्योंकि यहाँ सिर्फ PYQs नहीं सॉल्व करवा रही हूँ, यहाँ पर ट्रिक्स बता रही हूँ जो कि आपके एग्जामिनेशन के लिए बहुत 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 ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आई होप आपको भी इसका इम्पोर्टेंस समझ में आए कि सिर्फ पढ़ना है, सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करना है, ये ज़रूरी नहीं है। दिमाग लगाकर काम करना है, ठीक है। स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, मेहनत होनी चाहिए, बट हार्डवर्क नहीं। हार्डवर्क प्लस स्मार्ट वर्क होना चाहिए। हार्डवर्क तो आपको डेफिनेटली करना है, लेकिन उसके साथ आप थोड़ा सा स्मार्ट वर्क का तड़का लगाओगे ना, तो आपकी सब्जी इतनी टेस्टी बनेगी, मतलब आपकी एग्जाम इतनी अच्छी होगी कि आप बहुत ज्यादा खुश होंगे, ठीक है। आप बहुत ज्यादा हैप्पी होंगे, ओके फाइन। तो प्लीज स्मार्ट वर्क कीजिए, हार्ड वर्क कीजिए, बट प्लीज अश्योर दैट कि आप उसके साथ स्मार्ट वर्क भी कर रहे हैं। यू हैव टू डू दैट, ओके फाइन। सो थैंक यू सो मच एवरीवन। लेट्स मीट इन द नेक्स्ट वीडियो, जो हमारा सेट 3 होगा इकोनॉमिक्स का, वो देखेंगे, ओके फाइन। थैंक यू सो मच। और भी नए ट्रिक्स सीखेंगे, ओके। थैंक यू।